Okay, so Sweta is here. Now let's start writing. कोई नहीं श्वेता, आगे बढ़ते अपने लोग, है ना। अभी बिल्कुल कुछ शुरू नहीं किया है और यहां पर जो है हम लोग बात करेंगे जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की नारीवादी समीक्षा। हमारा आज का टॉपिक क्या, हम कहां से शुरू कर रहे हैं? जॉन रॉल्स के मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, पर अब शुरू करते हैं ना श्वेता। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की नारीवादी समीक्षा। हम लोग यहां से शुरू करते हैं और जब जॉन रॉल्स के न्यायवाद की हम लोग समीक्षा करते हैं तो फेमिनिज्म के दृष्टिकोण से इसको आप कह सकते हैं फेमिनिस्ट क्रिटिक। फेमिनिस्ट क्रिटिक जरा लिखिएगा। हम लोग एक नाम के साथ शुरू करेंगे, सुसेन मोलर मैं शेयर करना भूल गया, ये अक्सर करके मैं कर जाता हूं। मैं ये जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की नारीवादी समीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिक के बारे में बात कर रहे हैं हम। रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, रिकॉर्डिंग इज ऑन। यस, तो यहां से शुरू करिएगा। जरा लिखिएगा, एक नाम है सुसेन मोलर ओकिन। नाम सुना है इनका आप में से किसी ने पहले? किसी ने इनका नाम सुना है? सुसेन मोलर ओकिन, इनकी बड़ी एक प्रसिद्ध किताब है। क्या किताब का नाम आप बता सकते हैं? इनकी किताब का नाम है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ये इनकी बुक का नाम है। और इसमें मोलर ओकिन ने इस बुक में अपने न्याय की नारीवादी समीक्षा प्रस्तुत की है और खुद के नारीवाद को जो है उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की है, न्याय की नारीवादी समीक्षा प्रस्तुत की है।
सुसेन मोलर पोकिन ने। और उनका मानना है कि न्याय के संदर्भ में ये जो जॉन रॉल्स अपना सिद्धांत देते हैं, ये लिखिएगा जरा यहां पर, पहला पॉइंट बना लीजिए, लिखते जाइएगा कि ओकिन का मानना है कि न्याय के संदर्भ में न्याय के संदर्भ में हुए ज्यादातर शोध, मानना है कि न्याय के संदर्भ में हुए ज्यादातर शोध कार्य परिवार की, ये ज्यादातर देखिए जितने भी न्याय है अगर आप देखेंगे तो वो समाज के दायरे को तो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा सिद्धांत होगा या न्याय को लेकर के कोई ऐसी शायद कोई फिलॉसफी होगी जो समाज को समझते समय उसकी यूनिट के रूप में परिवार को भी समझने की कोशिश करता हो। ज्यादातर लोगों ने इस पॉइंट को मिस किया है। इसी तरफ जो है ओकिन इशारा करती हैं। ओकिन के हिसाब से कि परिवार की अंदरूनी स्थिति और भूमिका पर शायद ही कोई विचार किया गया है। भूमिका पर शायद ही कोई विचार किया गया है। सेंटेंस पढ़ करके देखिए सही बन गया है। शायद ही कोई विचार किया गया है। सही बनी है सर? किया गया की जगह दिया गया कर दे। नहीं, किया गया ही सही, दिया गया नहीं जाएगा, किया गया ही सही शब्द है। दिया गया है तो सेंस को उलट देगा। थोड़ा गड़बड़ लग रहा है इसीलिए तुम भी कोई बोलो क्या सेंटेंस बना। मैं एक्चुअली में इतना याद नहीं रहता ना थोड़ा सा। ओकिन का मानना है कि न्याय के संदर्भ में हुए ज्यादातर शोध कार्य परिवार की अंदरूनी स्थिति शोध कार्यों में कर दो, शोध कार्यों में। समझ में आ गया क्या गड़बड़ हुआ है? ग्रामर की मिस्टेक लग रही है। शोध कार्य, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? हाँ चलिए, शोध कार्यों में अपना सही हुआ। रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में भी, रॉल्स के न्याय सिद्धांत में भी यही स्थिति देखने को मिलती है, यही स्थिति देखने को मिलती है। अगला पॉइंट बढ़ाइएगा। आमतौर पर राजनीतिक दार्शनिकों द्वारा परिवार को
निजी दायरे से जुड़ा हुआ माना जाता रहा है। निजी दायरे से जुड़ा हुआ माना जाता रहा है। साथ ही न्याय को ऐसे विचार के रूप में देखा जाता रहा है, साथ ही न्याय को ऐसे विचार के रूप में देखा जाता रहा है जो सार्वजनिक दायरे से जुड़ा हो, अच्छा तीनों नारी ही हो तुम लोग इस समय जो लाइव क्लास देख रहे हो, क्या इस निजी और सार्वजनिक दायरे का जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है, इसके आधार पर यह पकड़ सकते हो कि आगे चलकर ये पूरी की पूरी बहस किस दिशा में जाएगी? कोई आइडिया बन रहा है? यस सर। किधर जाना यस सर। किधर जाना चाहती है? कि निजी और सार्वजनिक में ज्यादा भेद नहीं करना चाहिए, निजी दायरे में भी न्याय की स्थापना होनी चाहिए। हाँ, कि घर के अंदर जो है किसी के जो है मतलब एक कहावत है ना कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, कि तुम्हारे जो है घर में ही न्याय नहीं है तो तुम बाहर न्याय की स्थापना कैसे करोगे? ठीक है ना। लोग बहुत कुछ जो है एक बड़ा बढ़िया सा शेर है कि हमने देखा है उसे रुसवा वही करते हैं, हमने देखा है उसे रुसवा वही करते हैं जो सरे बज़्म मोहब्बत को खुदा कहते हैं। दैट मीन्स सर ये होगा कि क्या कहते हैं, घर में इज्जत दो तभी बाहर जो है उसकी इज्जत के लिए लड़ो। ये है कि अगर एक हिस्से के न्याय के प्रति आप चिंतित नहीं होते हो तो जो समाज में आप देखते हो, समाज में जब भी चौधराहट होती है, या इसको ऐसे समझो ना कि जॉन रॉल्स ये कहते हैं कि लोग समझौता करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, तो जॉन रॉल्स के समझौता करने में इकट्ठा होने वाले लोग कौन हैं? सिर्फ पुरुष ही हैं, क्योंकि महिलाओं को तो घर में पीछे ढकेल दिया गया है। इसके अलावा जॉन रॉल्स जब भी इस शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो जैसे उदाहरण भी देते हैं, तो उदाहरण में वो उद्यमी का बेटा और आम आदमी का बेटा देते हैं। वो पूरे उदाहरण में कहीं पर भी जॉन रॉल्स जो है वो इस बात का उदाहरण नहीं देते हैं कि कोई बेटी हो और कोई बेटा हो और उन दोनों की स्थितियों में अंतर आया हो, क्योंकि इसमें भी अंतर। और शायद एक दिन मैं जब क्लास में पहले दिन पढ़ा रहा था और अज्ञानता के पर्दे को पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने बोला कि जो अज्ञानता के पर्दे की दूसरी तरफ है वो अपनी सारी सामाजिक स्थिति को भूल जाएगा, वो भूल जाएगा कि अमीर है कि गरीब है, ये है कि वो है, वो भूल जाएगा कि वो आदमी है कि औरत है। और फिर अचानक से मुझे अपना मुंह पकड़ना पड़ा कि आदमी औरत कैसे भूलेगा? वो आइडेंटिटी तो वहां पर भी बनी रहेगी। सही बात है ना? यस सर। तो वो आइडेंटिटी जो बनी हुई है वो अज्ञानता के पर्दे में भी नहीं छिपेगा, क्योंकि वहां पर भी आदमी और औरत का भेद बना रहेगा, जिसकी कि जॉन रॉल्स पूरी तरह से उपेक्षा कर जाते हैं। और देखिए ना, एक नारी ही इस गड़बड़ी को पकड़ पाती है। आगे जरा देखते हैं। यह मान्यता इस बात की उपेक्षा करती है कि, आगे लिखिएगा, यह मान्यता इस बात की उपेक्षा करती है कि परिवार यह मान्यता इस बात की उपेक्षा करती है कि परिवार और इसकी कार्यप्रणाली परिवार
और इसकी कार्यप्रणाली काफी हद तक सार्वजनिक दुनिया के कानूनों, सार्वजनिक यानी कि जैसा बाहर है वैसा ही अंदर भी होना चाहिए। सार्वजनिक दुनिया के कानूनों और संस्थाओं से बनी होती है। अब इसको इस बात से समझिए कि जैसा समाज होता है, परिवार भी काफी हद तक वैसा ही होता है। जैसे अगर हम पश्चिमी सभ्यता में देखें तो वहां पर व्यक्तिगत निजता का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं इससे दूसरा जल्दी मतलब नहीं रखता है, तो उनका परिवार भी जो होता है वह व्यक्तिवादी हो जाता है। वहां पर 6 महीने के बच्चे को भी माँ बाप अपने बेड पर सुला करके उसको सुला देते हैं पालने में। थोड़ा और बड़ा हो जाता है अलग कमरे में कर देंगे। हमारे यहाँ 14, 15, 16 साल का 20, 21 साल का भी बच्चा माँ बाप के बीच में कहो तो दोनों टांग पसार करके सोएगा, एक टांग माँ के ऊपर, एक टांग बाप के ऊपर। तो इसका असर भी ये होता है कि हम बाहरी दुनिया में भी लोगों की निजता का सम्मान नहीं करते हैं। हम मोबाइल लिए, पूरी दुनिया में ये सोशल मीडिया का एक आंकड़ों के साथ सिद्ध की हुई बात है कि गुड मॉर्निंग या राम राम जैसे मैसेज सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी भेजते हैं एक दूसरे को, या अनावश्यक मैसेज फॉरवर्ड करना, ये सब काम कौन करता है? ये काम मोस्टली ये काम जो है हिंदुस्तानी ही करते हैं। तो हम ना घर में जो है निजता का ख्याल, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हम प्रेम भी बहुत करते हैं और सभ्यताओं के मुकाबले हमारी सभ्यता ज्यादा प्रेममयी होती है। ये भी उसकी सच्चाई है। तो जैसा बाहर की दुनिया होगी, सार्वजनिक दुनिया की जो कानून और संस्थाएं होती हैं, परिवार में भी वही रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया को अगर बदलना है तो बी द चेंज। The change you want to see in the world, you must reflect them first in yourself. Be the change. और जब आप में होंगे तो आप परिवार में करेंगे, और परिवार में होगा तो वह समाज में होगा, और यह अनंत की धारा बहती ही रहेगी साहब, ये चलता ही रहेगा। आगे जरा लिखिए। इस तरह सार्वजनिक दुनिया के कानूनों इस तरह सार्वजनिक दुनिया के कानूनों और संस्थाओं के निर्माण में इस तरह सार्वजनिक दुनिया के कानूनों और संस्थाओं के निर्माण में काम करने वाला न्याय का विचार सार्वजनिक दुनिया के कानूनों और संस्थाओं के निर्माण में काम करने वाले न्याय का विचार भी यहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सर, काम करने वाले संस्थाओं के विचार, काम करने वाला न्याय का विचार भी, काम करने वाला न्याय का विचार भी सार्वजनिक दुनिया के कानूनों और संस्थाओं के निर्माण में काम करने वाला न्याय का विचार भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे बहुत से कानून हैं
ऐसे बहुत से कानून हैं जो हमारे पारिवारिक जीवन को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। जैसे कुछ कानूनों का आप उदाहरण दे सकते हैं जो हमारी पारिवारिक जिंदगी को जो है प्रभावित करते हैं। आप लोग कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। यस, गुड। हम यहां पर ले सकते हैं विवाह अधिनियम, तलाक, सरोगेसी, जनसंख्या नियंत्रण अभी नया नया आया है, ये भी प्रभावित करेगा। संपत्ति का अधिकार, और कुछ बताएंगे आप लोग? उत्तराधिकार कानून, आदि। अब जैसे कि एक चीज ये मान लो कि नेहरू ने जो है भूमि अधिग्रहण कानून लेकर के आया, तो नेहरू ने अमीरों की जमीनें छीन करके गरीबों के बीच में बांट दी, तो क्या उससे उस समय वहां के परिवार प्रभावित नहीं हुए, या फिर संपत्ति का ट्रांसफर काफी लंबे समय तक जो है केवल पुरुषों के बीच में होता था? तो इस तरह के बहुत सारे कानून हो सकते हैं। ठीक है श्वेता? गेट दैट? नहीं, गॉट इट। गॉट इट। ठीक है, ठीक है। इस तरह सार्वजनिक का, अगर अब यहां पर जो है कहें तो हम ये समझ सकते हैं कि इस तरह सार्वजनिक का निजी पर प्रत्यक्ष प्रभाव होता है। सार्वजनिक दायरे में रहने वाले लोग सार्वजनिक दायरे में रहने वाले लोग पारिवारिक जिंदगी को एक आकार या रूप देते हैं।
आकार या रूप देते हैं। और इस जिंदगी से उनका जुड़ाव और इस जिंदगी से उनका जुड़ाव और इस जिंदगी से उनका जुड़ाव उनकी सोच और इस जिंदगी से उनका जुड़ाव उनकी सोच और व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम जो घर के भीतर हम जिस तरह का सोच और विचार बना लेते हैं या बाहर जो सोच और विचार हमको मिलते हैं वो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और यही आगे चल करके तय करते हैं कि हम किस तरह की जिंदगी जीने जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं कि परिवार के भीतर ही श्रम का जो असमान विभाजन होता है वो परिवार के बाहर महिलाओं की जिंदगी में रुकावट पैदा करता है। लंबे समय तक लड़कियों को बोला जाता था कि पढ़ लिख रही हो ठीक है, लेकिन थोड़ा रोटी वगैरह भी बनाना सीख लो, नहीं तो क्या करोगी, जिंदगी में यही काम आएगा। लेकिन आज ये हालात बदल रहे हैं। जब मैं बाहर रहता था, हाई राइज सोसाइटीज में रहता था, तो वहां पर मैं देख रहा था कि 14-15 साल के लड़कों की जो मम्मियां हैं, एक तो सिंगल फैमिली होती है, वो दूसरा बच्चा भी नहीं चाहते। शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग सिर्फ एक ही बच्चा चाहते हैं, दूसरा बच्चा नहीं चाहते। तो कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं हम, और वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है रोटी भी बनावे, सब्जी भी बनाना सीख जाए, वो घर के काम काज भी सीख जाए, नहीं तो कल को जो है कोई लड़की उनके साथ टिकेगी नहीं, क्योंकि वो चीज उन्होंने खुद झेली है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था कि जिंदगी को वो किस चश्मे से आगे देखती हैं, किस तरह से वो बढ़ाना चाहती हैं। तो जैसा उन्होंने खुद देखा है वैसा ही वो बाहर जिंदगी को महसूस करते हैं। आप लिखिए उदाहरण के तौर पर, थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। उदाहरण के तौर पर, परिवार के भीतर का असमान उदाहरण के तौर पर परिवार के भीतर का असमान श्रम विभाजन परिवार के बाहर असमान श्रम विभाजन परिवार के बाहर महिलाओं की जिंदगी में रुकावट पैदा करता है। सामान्य तौर पर सामाजिक परंपराओं द्वारा इन असमानताओं का समर्थन किया जाता है।
जैसे कि प्रायः सभी समाजों में यह माना जाता है कि प्रायः सभी समाजों में यह माना जाता है कि प्रायः सभी समाजों में यह माना जाता है कि खाना बनाना बच्चों का देखभाल करना घर को साफ सुथरा रखना आदि सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी है। अच्छा, मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही है? आज महिलाओं की जिम्मेदारी है। इससे महिलाओं के पास बहुत कम समय और ऊर्जा बचती है। ये थोड़ा डिटेल में जाने के पीछे एक वजह और है कि इससे में भी ये टॉपिक आपको बहुत काम आएगा, है ना? और इस कारण परिवार के बाहर सक्रिय जीवन का आनंद उठाने की इच्छा, और इस कारण परिवार के बाहर सक्रिय जीवन का आनंद उठाने की उनकी इच्छा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब इस बात का उदाहरण अगर आप देखना चाहिए अपने आसपास में, तो अपनी अपनी मम्मियों की स्थिति देख लीजिए, आपको मेरी बात जायज लगेगी। मेरी बात क्या, ओखनी जी की बात जो है आपको ज्यादा जायज लगेगी। आप मानेंगे कि हाँ, वो सही कह रहे हैं। आगे जरा अगला पॉइंट पढ़िए। ओकिन यह तर्क देती हैं कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है, जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। और जाहिर सी बात है
ओकिन इसे एक उदाहरण के जरिए समझाती हैं। ओकिन इसे एक उदाहरण के जरिए समझाती हैं। मान लीजिए कि जो बच्चों का लालन पालन एक ऐसे परिवार में होता है जहां अन्याय को एक मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है, एक स्टैंडर्ड के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे आप में से हर कोई कभी न कभी आपके मम्मी पापा ने आपको एक बार कोने में बैठा के जरूर समझाया होगा कि देखो बेटा, ऐसा कुछ मत करना, हमने तुमको बहुत छूट दी है, बहुत पढ़ाया है, ऐसा कुछ मत करना जिससे कि परिवार का नाक, परिवार की इज्जत, मेरी नाक, मेरा सर नीचा हो। डायलॉग आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन क्या यही डायलॉग इतनी ही शिद्दत के साथ आपके भाइयों को भी समझाया जाता है? ये सवाल रहेगा कि ये डायलॉग इतनी ही शिद्दत के साथ आपके भाइयों को भी समझाया जाता है? हो सकता है कि उन्होंने कुछ गलत किया हो तब उनको ये बात बोली गई हो कि ऐसा कुछ मत करो जिससे कि इज्जत चली जाए। लेकिन तुम बाहर जाते हो, कुछ मिलने जाते हो, करने जाते हो, तब भी तुमको ये समझा दिया जाता है, तुमको ये समझा दिया जाता है कि तुम अगर कभी किसी लड़के से बात करोगे या कुछ करोगे तो परिवार की इज्जत चली जाएगी। और तुम भी इस चीज को अपने मन में गांठ बांध करके बैठ गए हो कि नहीं यार, लड़का से दोस्ती या प्यार वार हो गया तो घर की इज्जत लुट जाएगी। और कहीं न कहीं लड़की होने के नाते इज्जत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दे दी गई। या घर पर अगर मम्मी नहीं है, मैं समझा नहीं सबको एक साथ एक ही बार क्या कहना चाह रहे हो श्वेता? सर हम कह रहे थे ना, मेरे घर में हम 3 बहन 1 भाई है ना, तो हम चारों को एक लाइन में खड़ा करके ये समझाया गया था कि जिंदगी भर मैंने एक ही चीज कमाई है, इज्जत। अगर इज्जत के साथ खिलवाड़ हुई तो समझ लेना तुम चारों। तो वो इज्जत क्या है जिसके साथ खिलवाड़ होगी? वो इज्जत का मानक क्या है? मतलब लड़ाई झगड़ा कहीं इधर उधर, आप समझ लीजिए, आगे का जो था सब कुछ था उसमें, सब कुछ था। हाँ, तो हो सकता है, पर ज्यादातर परिवारों में कैसे समझाया जाता है? इसका ओनस लड़कियों पर ज्यादा रखा जाता है। नहीं प्रत्यक्ष रूप से तो अप्रत्यक्ष रूप से समझाते रहते हैं लोग। मम्मी बीमार है तो भैया भी है, बहिनी भी है, तो खाना बनाने की या पिताजी को ऑफिस से लौटने के बाद 4 दिन की जिम्मेदारी किसकी होती है? हम लोगों की, मेरी। क्यों? क्योंकि भैया है नहीं ना यहाँ। नहीं, जहां पे दोनों लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। और अगर होते भी तो ये जिम्मेदारी नैसर्गिक और प्राकृतिक रूप से किसकी होती है? हम ही लोगों के ऊपर होती, क्योंकि हम लोगों को लगता नहीं, हम ही लोगों के ऊपर होती। होता एक मेंटालिटी है, ऐसे बनती चली आई ना, वही है। तो मेंटालिटी क्यों है? या बाहर अगर सब्जी लाना है तो भाई ही क्यों जाए? दोनों तरफ से सोचना चाहिए। तो वो एक असमानता को क्रिएट किया गया है और हमको उस असमानता को स्वीकार करा दिया गया है। ये कुछ हद तक हो सकता है, अगर मैं बहुत अधिक आपके घर में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक सामान्य समाज के बारे में बात करें
तो ये कैसे होता है, इस चीज पर चर्चा करें। कई बार होता है कि अपर्णा या श्वेता, ये इस बात को ऐसे भी समझो कि हम संभवतः उस स्थिति को देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हम एक सामान्य परिवार के बारे में बात करें तो ये किसकी तरफ झुकाव रखता है? तो हमेशा, अगर मैं कभी एग्जाम्पल में ये चीज भी समझा चुका हूं कि अगर आईसीयू की जरूरत पड़ जाए तो, और एक ही बेड हो और लड़का लड़की दोनों बीमार हो, सीरियस एक जैसी कंडीशन हो, तो लड़के को देंगे, लड़के को देंगे, लड़की को नहीं देंगे। आज भी यही सेम है। हाँ, और आज भी अगर देखा जाए तो हायर एजुकेशन, जैसे जैसे एजुकेशन के स्टैंडर्ड पर ऊपर उठते चले जाएंगे, या इलाहाबाद में आप लोग गए हुए महसूस किए होंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए होंगे, तो लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर होने के बावजूद भी लड़कियां क्यों अल्पसंख्यक हो रही हैं हायर एजुकेशन में? एंड द रीजन इज कि वो असमानता हमने स्वीकार कर लिया है। लड़की हो तो चुप रहो, तो हमने इसको स्वीकार कर लिया। और ये जो अन्याय है, इतना ही नहीं, इस अन्याय को बड़ा बढ़िया बढ़िया शब्द भी दे देते हैं। इस परिवार में, आगे लिखिएगा, इस परिवार में अन्याय को कुलीनता, इज्जत, कुर्बानी, त्याग, कुर्बानी की जगह शब्द इस्तेमाल करिए, त्याग और धैर्य जैसे, और धैर्य जैसे सद्गुणों के नाम पर स्वीकार किया जाता है, और धैर्य जैसे सद्गुणों के नाम पर स्वीकार किया जाता है। ऐसे परिवार में, आगे लाइन बढ़ाइएगा, ऐसे परिवार में पले पले बढ़े बच्चों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है, ऐसे परिवार में पले बढ़े बच्चों से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उनके भीतर न्याय की भावना का विकास होगा, कि उनके भीतर न्याय की भावना का विकास होगा। रॉल्स के सिद्धांत की भी मुख्य कमी यही है कि, आगे लिखिएगा, रॉल्स के सिद्धांत की मुख्य कमी यही है कि इसमें परिवार में मौजूद असमानताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें परिवार में मौजूद असमानताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं अटक नहीं रहा हूं, मैं आगे की लाइन फ्रेम कर रहा हूं। मैं सरलतम शब्दों में, मेरे पास इंग्लिश में मटेरियल है तो कॉन्टिन्यूसली मैं उसको ट्रांसलेट भी कर रहा हूं। हाँ, मैं वो कर रहा हूं कि
रॉल्स के सिद्धांत की भी मुख्य कमी यही है कि रॉल्स के सिद्धांत की भी मुख्य कमी यही है कि इसमें परिवार में मौजूद असमानताओं के बारे में मुख्य कमी यही है कि इसमें परिवार में मौजूद असमानताओं के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। क्लियर हुआ अपना? और श्वेता, वो तुम्हारी तरफ नेटवर्क की दिक्कत है। आगे जरा पैरा चेंज करिएगा। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में मूल स्थिति की अहम भूमिका है। क्योंकि मूल स्थिति में बैठे लोग ही न्याय के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। रॉल्स ये भी मानते हैं, आगे लिखिएगा, रॉल्स ये भी मानते हैं कि मूल स्थिति में परिवारों के मुखिया ही बैठते हैं। परिवारों के मुखिया ही बैठते हैं और सामान्य रूप से हम यह जानते हैं कि मुखिया पुरुष ही होते हैं। जितने समाज में जानते हैं उन सभी समाजों में मुखिया पुरुष ही होते हैं। रॉल्स परिवार को समाज की एक ऐसी, आगे लिखिएगा, रॉल्स परिवार को समाज की एक ऐसी बुनियादी संरचना मानते हैं। परिवार को एक ऐसी बुनियादी संरचना मानते हैं जिसके लिए न्याय के सिद्धांतों का चुनाव होता है। न्याय के सिद्धांतों का चुनाव होता है, लेकिन वे परिवार के भीतर होने वाले अन्याय पर विचार नहीं करते हैं। अन्याय पर विचार नहीं करते हैं।
आगे जरा पैरा चेंज करिएगा। ओकिन यह मानती हैं कि रॉल्स के विचारों की मूल भावना सही है, लेकिन वे सुझाव देती हैं कि मूल स्थिति में रहने वाले लोगों को इस बात का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए कि मूल स्थिति में रहने वाले लोगों को इस बात का भी ज्ञान नहीं होना चाहिए कि वे पुरुष हैं या स्त्री। कोई नहीं श्वेता, जितना सुन सकते हो उतना सुनो, बाकी बाद में नोट कर लेना देख करके। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा ही। साथ ही ओकिन यह भी मानती हैं कि रॉल्स के सिद्धांत के द्वारा परिवार का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्योंकि परिवार समाज की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। ओकिन यह भी तर्क देती हैं कि इससे परिवार के भीतर होने वाले अन्याय का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा। परिवार के भीतर होने वाले अन्याय का भी मूल्यांकन किया जा सकेगा, जिससे सच्चे अर्थों में न्याय की मानववादी
अवधारणा का विकास, अवधारणा का विकास हो पाएगा। न्याय की मानववादी अवधारणा का विकास हो पाएगा। क्लियर है यहां तक का पॉइंट? ओकिन पूरी तरह से आपको क्लियर हो गई ओकिन क्या चाहती हैं? काफी हद तक कह सकते हैं कि ओकिन जो है रॉल्स की सहेली हैं, जो साथ साथ तो चलती हैं और उनको दुरुस्त करने की भी जो है हर संभव कोशिश करती हैं। सही बात है? हाँ बेटा, तो सही तो है। तो ये तरह ही तो लिखा मैंने अभी, इससे ज्यादा लिखा ही नहीं। आगे जरा लिखिए कि कुछ नारीवादी यह भी तर्क देती हैं कि कुछ नारीवादी, पैरा बदल करके लिखेगा, कुछ नारीवादी यह भी तर्क देती हैं कि दरअसल स्वहित की चिंता करने वाले और इस बात की अवधारणा आप ऐसे भी समझिएगा कि जो ओकिन कह रही हैं इसका वजन आप यहां से भी लीजिएगा कि जब फ्रांस में क्रांति होती है और वहां पर एक जन संसद की, विद्रोहियों ने जन संसद की बैठक की, तो महिलाओं ने भी बाहर संघर्ष में साथ देती हैं, लेकिन उस जन संसद में महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की बनी रहती है। ये याद है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। आगे बढ़िएगा। दरअसल स्वहित की चिंता करने वाले स्वायत्त, तार्किक और व्यक्तिवादी व्यक्ति का मॉडल व्यक्तिवादी व्यक्ति का मॉडल विशिष्ट रूप से पुरुषों की संकल्पना प्रस्तुत करता है। पुरुषों की संकल्पना प्रस्तुत करता है। नहीं बेटा, मेरे साइड से सही है। हो सकता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम आपके एंड पर आई हो। आज जब मैं एक कोचिंग के लिए क्लास ले रहा था तो वहां पर भी ये दिक्कत थी। कुछ छोटा है या सब देख लिया? अपर्णा, श्वेता? सर मैंने तो लिखना ही बंद कर दिया, मेरा इतना छूट गया, क्या करें? रिकॉर्डिंग देख लेना तुम।
अपर्णा, मुझे लग रहा है वो भी डिस्कनेक्टेड है। नेटवर्क की प्रॉब्लम बेटा बहुत अधिक आ रही है। चलो जहाँ छूटा हुआ। हाँ सर बोलो। वेदर ना बहुत ज्यादा खराब है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा सब गड़बड़ हो गया है। कोई नहीं, मैं डांटता हूँ वेदर को, ठीक है। तो अब ये नारी कुछ अलग नारीवादी ये कहती हैं कि स्वहित की चिंता करने वाले तार्किक और व्यक्तिवादी व्यक्ति का मॉडल विशिष्ट रूप से पुरुषों की संकल्पना प्रस्तुत करता है। इसमें पालन पोषण करने वाले, इसमें पालन पोषण करने वाले, देखभाल करने, पालन पोषण करने, ये काफी हद तक उसी लाइन को दोहरा रहे हैं, देखभाल करने, सहयोग और हमदर्दी। मैं पूरा लिख ही दे रहा हूं ताकि अगर किसी का छूटा हो तो वो यहां से उठा लेगा। हमदर्दी जैसे विशिष्ट रूप से महिलाओं की विशेषता माने जाने वाले, मूल्यों और व्यवहारों के लिए बहुत कम स्थान है। इस तरह वे तर्क देती हैं कि, मैं पूरा लिख देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। इस तरह वे तर्क देती हैं कि रॉल्स की मूल स्थिति में रॉल्स की मूल स्थिति में महिलाओं के गुणों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। ये बड़ा सही आरोप है कि जो महिलाओं के गुण हैं, रॉल्स चूंकि प्राथमिक वस्तुओं के वितरण पर अधिक से अधिक फोकस करते हैं, वो जिन सद्गुणों की चर्चा करते हैं उसमें भी महिलाओं के गुणों की चर्चा नहीं करते हैं। तो इस वजह से महिलाओं की स्थिति को जो है पूरी तरह से इन्होंने यहां पर नकार दिया है। कुछ नारीवादियों ने यह तर्क दिया है, आगे लिखिएगा,
कुछ नारीवादियों ने यह तर्क दिया है कि रॉल्स अवैयक्तिकता तार्किकता और सार्वभौमिकता पर जोर देते हैं। जो नैतिक तार्किकता के पुरुषों के मार्ग पर आधारित हैं। यानी कि रॉल्स महिलाओं के गुणों को कोई जगह नहीं देते हैं, जबकि पुरुषों के गुणों को ही जो है वो बार बार आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसी बात से जो महिलावादी या नारीवादी जो विचारक हैं वो इनसे नाराज आती हैं। इन नारीवादियों का मानना है कि इन नारीवादियों का मानना है कि महिलाओं की नैतिक तार्किकता की शैली अलग होती है। यानी कि पुरुषों की नैतिक शैली अलग होगी और महिलाओं की नैतिक तर्क की शैली अलग होगी। इसमें आगे नारीवादी जो विचार कहती हैं कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इसलिए मूल स्थिति में न्याय के सिद्धांतों पर न्याय के सिद्धांतों पर विचार करने वाला व्यक्ति पुरुष है और इस कारण
रॉल्स के सिद्धांत का महिलाओं के लिए बहुत कम महत्व है। साथ ही आगे जो है ये नारीवादी करती हैं कि साथ ही इससे विशिष्ट स्थितियों में और संदर्भों के बारे में विशिष्ट स्थितियों और संदर्भों के बारे में कोई दिशा निर्देश हासिल नहीं किया जा सकता है। इस बात पर वाद विवाद किया जा सकता है कि क्या पुरुष और महिलाएं बुनियादी रूप से इतने ज्यादा अलग होते हैं अब देखिए कि यहां पर जो है कहा जा रहा है कि जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, तो महिलाओं की आवश्यकता चूंकि वो प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुओं के लिए जो है वितरण पर जो है रॉल्स जोर देते हैं, तो ये कहती हैं कि महिलाओं की जो है आवश्यकताएं और पुरुषों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं। इसके पहले की लाइंस में आपने पढ़ा था कि ये कहती हैं कि पुरुषों की नैतिक तार्किकता और महिलाओं की नैतिक तार्किकता ये दोनों भिन्न भिन्न होती हैं। क्या दोनों की तर्क शक्ति भिन्न है? क्योंकि अगर हम ये माने तो आज की तारीख में महिला और पुरुष दोनों के सोचने की गति लगभग एक जैसी होती चली जा रही है। कारण ये कि जिन समाजों में दोनों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया पालन पोषण आदि में, वहां पर जो है हमने देखा है कि उनके बीच में जो है ये डिफरेंसेस भी खत्म हो गए हैं। हम उन समाजों की भी कल्पना कर सकते हैं या आप मेट्रो सिटीज की कल्पना कर सकते हैं कि जहां पर जो है लड़कियां भी वो जा करके कहीं पीजी में या रूम लेकर के वो रहती हैं, वो भी वैसे ही जो है लड़कों की तरह जो है वो रात को निकलती हैं, सिगरेट पी रही हैं, दारू पी रही हैं और अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जी रही हैं। मैं उसको सही या गलत के पैमाने पे नहीं देख रहा हूँ या फिर लड़कियों का बाहर निकलना मैं गलत ही बता रहा हूँ। वो अर्न भी कर रही हैं, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, वो समाज को लेकर के अपने अधिकारों को लेकर के ज्यादा जागरूक होती हैं, वो घर की स्थिति को संभालती हैं। अब लड़कियां जो है वो केवल भाई की तरफ ही मुंह उठा करके नहीं देखती हैं कि अगर घर में कोई कमाने वाला नहीं है तो कोई भाई कमाए।
अगर भाई भी छोटा है या भाई बड़ा भी है तो भी कई जगह देखा गया है या पिता के होते हुए भी लड़कियां अर्न करके पूरे घर को जो है सपोर्ट कर दे रही हैं। और इस मामले में उनकी सोच लड़कों की सोच से हूबहू मिलती है। तो इस बात पर जो है एक विवाद आप पैदा कर सकते हैं कि क्या लड़कियां जो होती हैं वो हमेशा अलग होती हैं। आप इसको जो है इस तरह से ले सकते हैं कि क्या सभी महिलाएं हमेशा घर संभालने वाली होती हैं, घर संभालने वाली होती हैं। क्या सभी महिलाएं हमेशा देखभाल करने वाली होती हैं? क्या सभी महिलाओं में हमेशा दूसरों के लिए ज्यादा हमदर्दी होती है? और अगर कहा जाए तो आप तमाम विपरीत परिस्थितियों में जाकर के देखेंगे कि हमेशा यही स्थिति नहीं होती है। यहां तक कि कई बार दंगे बवाल में भी देखा गया है कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ करके, या आज की तारीख में जिस तरह का जो है धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो इस देश में, और वह महिलाओं की भी स्थिति देखिए तो वह अपने घर परिवार की, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता नहीं कर रही है। वो ये नहीं देख रही है कि इनकम घट रही है, वो ये नहीं देख रही है कि रिसोर्सेज घट रहे हैं, वो धार्मिक उन्माद में वो भी पागल हुए पड़ी हैं। वो ये नहीं समझ रही कि इससे उनके अपने परिवार की, उनकी अपनी जिंदगी पर कितना नकारात्मक असर पड़ रहा है। लेकिन उस पागलपन में वो भी खोई हुई, वो बही जा रही हैं। तो हमेशा क्या महिलाएं जो है उतना धैर्यवान, उतना अलग तरीके से सोचती हैं, या उस पागलपन का हिस्सा वो भी बनती हैं, समान रूप से बनती हैं? और इस बात पर भी कि क्या पुरुष कभी भी दूसरों का ध्यान रखने वाले नहीं होते हैं, या उन्हें दूसरों के प्रति हमदर्दी नहीं होती है, तो जो नारीवादी तर्क है वो हमेशा एक तरफा ही सोचने की कोशिश करता है। वो हमेशा नारी को फायदे की स्थिति में रख करके पुरुष को हमेशा घाटे की स्थिति में रखने की कोशिश करती है। वो उसी जो है जुर्म की गुनाहगार हो जाती है जिससे कि आज तक वो खुद पीड़ित रही है। तो एक जुर्म को मिटाने का तरीका यह नहीं हो सकता, या एक गलत को समाप्त करने का तरीका यह नहीं हो सकता कि दूसरा गलत कर दिया जाए। तो आज मुझे लगता है कि रॉल्स के इस नारीवादी समीक्षा तक ही हम सीमित रह जाएं, क्योंकि आप सभी बच्चों को जो है लगातार मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि नेटवर्क में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आई थिंक बाकी व्हाट्सएप वगैरह पर भी कर रहे हैं। एनी का भी मैसेज आया है कि सर दिक्कत हो रही है। तो आज मैं जो है छोड़ ही देता हूं। कल हम लोग जो है अमर्त्य सेन को पढ़ेंगे न्याय सिद्धांत के संदर्भ में। तो कल हम लोग अमर्त्य सेन को पढ़ेंगे, हम लोग कल मार्क्स को पढ़ेंगे, और कल हम लोग न्याय के नारीवादी विवरण को पढ़ेंगे। तो कल जो है न्याय को जो है हम लोग किसी भी सूरत में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। डिटेल में जा रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आनंद मिल रहा होगा और आप ये समझ रहे होंगे कि यह जो कोर्स मैं डिजाइन करके लेकर के चल रहा हूं, इस कोर्स की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये कितना बड़ा और कितना व्यापक कोर्स है। तो मजा आएगा और आगे बात करने में। थैंक यू दोस्तों।